बालकनी में बैठी सुनी को जब किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अब सामने सिर पर पट्टी बांधे खड़ा मनीष दिखाई दिया। उसके चेहरे पर भी कुछ चोटों के निशान थे और हाथ पर भी पट्टी थी। वह सुनी को देख मुस्कुरा दिया, लेकिन सुनी ने उसे इग्नोर कर दिया और वापस सीधे होकर बैठ गई। मनीष उससे कुछ दूरी पर आ खड़ा हुआ। बेंगलुरु के बाद आज मिलना हो रहा है तुमसे, इतना भी नहीं पूछोगी कि ये इतनी सारी चोटें लगी कैसे? सुनी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मनीष, ओह, तुम्हें तो अब तक पता चल ही गया होगा ना कि यह सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है और उसी ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा था। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे ऐसे देखकर। सुनी ने जब ऋषभ का नाम सुना तो चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा आपने? हमारे ऋषभ सर ने आपको मारा? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हमें शालू ने बता दिया है कि आप श्रीनगर गए थे, वहां आपका एक्सीडेंट हो गया था। हमें सब पता है, तो हमारे सामने ऋषभ सर के बारे में कुछ भी मत बोलिए। मनीष हंसने लगा। या तो तुम्हारे पति ने तुमसे सच छिपाया है या फिर तुम मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जब तुम्हारी शादी की बात चल रही थी तब मैं श्रीनगर गया था तुमसे मिलने कि अब अगर तुम्हारी शादी की बात चल रही है तो शायद तुम और वो मेजर अलग हो गए हों। तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे शादी कर लूं, लेकिन बीच में ही वो मेजर मिल गया। मैंने उससे अपनी मन की बात कही तो उसने मुझे बहुत मारा। सुनी ने जब यह सुना तो यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा दी कि ऋषभ सर को उसकी कितनी फिक्र है। वह अब शांत सी बोली, जब आप ऐसी घटिया हरकतें करेंगे तो सामने वाला आपका यही हाल करेगा ना? मनीष, हाँ, मैं तो घटिया हूँ, लेकिन दूध के धुले तो तुम दोनों भी नहीं हो। तुम खुद को ही देख लो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर रही हो। यह सुनकर पहले तो सुनी दंग रह गई, फिर बोली, शायद आपको पता नहीं है कि हमारी शादी कैंसिल हो गई है। मनीष हंसा। मैं तुम्हारी उस शादी की बात कर रहा हूँ जो 14 दिन बाद है। अभी मौसा जी को बातें करते सुना मैंने, तो मेरे सामने नाटक मत करो। यह सुनकर सुनी के पैरों तले जमी निकल गई। मनीष, एक तरफ दिखाती हो कि अपने पति से बहुत प्यार करती हो और दूसरी तरफ कहीं और शादी करने के लिए तैयार हो। सुनी गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मनीष, बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। वैसे वो मेजर भी धोखा खाने के लायक ही है। इंसान नहीं, रावण है वो। एक नंबर का बदमाश है। उसे तो तमीज ही नहीं किसी से बात करने की। बात कम करता है, मारता जाता है। तुम कैसे रह लेती हो उसके साथ? सुनी को मनीष की बात पर तेज गुस्सा आने लगा। मनीष, आप हमसे बात कीजिए, जो कहना है हमें बोलें, लेकिन हमारे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें बीच में ना लाएं। मनीष, क्यों ना लाऊं? वो भी तो तुम्हारे और मेरे बीच में आया था ना। वह है ही एक नंबर का घटिया इंसान। कितना जोर से मारा था उसने मुझे, वो भी 2-2 बार। उसका यही हाल होना चाहिए था। मुझे तो लगता है इससे भी बुरा हाल होना था उसका। मनीष बिना कुछ सोचे समझे अनाप शनाप बोले जा रहा था। सुनी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक तो वह अपनी शादी की बात से परेशान थी, ऊपर से मनीष की बकवास। उसने मनीष से कहा भी कि बस बहुत हो गया, लेकिन मनीष बोले जा रहा था। आखिरकार सुनी का धैर्य जवाब दे गया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और शालू को एक मैसेज किया। मनीष, किसे मैसेज कर रही हो? अपने गुंडे पति को? लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारा पति मेजर है, कोई जादूगर नहीं जो पलक झपकते ही यहाँ आ जाएगा। कहकर वह हंसने लगा। किचन में काम कर रही शालू ने जब सुनी का मैसेज पढ़ा तो जल्दी से अपने पापा के पास आकर बैठ गई और उनके पास रखे रिमोट को धीरे से उठाया। फिर उन्हें बातों में उलझाकर चुपके से टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर दिया। उसके पापा अचानक हुई इस हरकत से हैरान रह गए कि टीवी का वॉल्यूम अचानक से तेज कैसे हो गया। वो इधर उधर टीवी के रिमोट को ढूंढने लगे तो शालू भी उनकी मदद करने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर में चाची जी किचन से बाहर निकली। ये क्या हंगामा कर रखा है? आवाज धीमी रखिए, मोहल्ले भर को थोड़े ही सुनाना है। चाचा जी, अरे वही तो देख रहा हूँ कि रिमोट कहाँ है। मैंने थोड़े ही किया है, अपने आप बढ़ गया वॉल्यूम। चाची जी, आपके भूलने की बीमारी भी ना पता नहीं कब जाएगी।
बड़बड़ाती हुई वह किचन में चली गईं। सुनी ने जब टीवी की तेज आवाज़ सुनी तो मनीष को घूरने लगी। वह कुछ समझ पाता कि सुनी ने आगे बढ़ उसे मारना शुरू कर दिया। आर्मी में वैसे भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सुनी तो पहले से ही कराटे चैंपियन थी। मनीष को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। सुनी के आगे उसका जोर नहीं चला और कुछ ही पलों में वह धराशायी हो गया। सुनी जानती थी कि अगर मनीष के चेहरे पर मारा तो चाचा चाची जी सवाल करेंगे, इसलिए उसने मनीष के चेहरे पर चोट नहीं पहुंचाई। शालू ने जब देखा कि 5-10 मिनट हो चुके हैं तो उसने रिमोट मिलने का नाटक किया और आवाज़ धीमी कर दी। सुनी अब दर्द से कराहते मनीष के पास बैठ गई और बोली, हमारे हस्बैंड के बारे में कहने के बारे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने मना किया था ना कि हमारे ऋषभ सर के बारे में कुछ भी मत बोलना, लेकिन तुम नहीं माने और हमें गुस्सा दिला दिया। अब आइंदा हमारे सामने नजर भी मत आना, वरना तुम्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके सबके सामने पीटेंगे। हम तुम्हारी हर बात को सहन करते रहें क्योंकि तुम चाची के रिश्तेदार हो, लेकिन आज तुमने सारी हद पार कर दी। उनके बारे में सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मनीष दर्द से कराह रहा था। वह अपने हाथ जोड़ने लगा। गलती हो गई, माफ कर दो। तुम दोनों एक दूसरे के ही लायक हो, मतलब एक दूसरे के लिए ही बने हो। मनीष दर्द के साथ कमरे से बाहर निकल गया और काम का बहाना कर अपने घर के लिए चला गया। शालू सुनी के कमरे में आई और उसके गले लग गई। लगता है आपने इसे अच्छा सबक सिखा दिया है। ऐसा भी क्या कहा था इसने कि? सुनी नाराज सी कमरे से बाहर निकल चाचा जी के पास आ खड़ी हुई। आपने हमारी शादी तय कर दी है? पीछे भागकर आई शालू। चाचा चाची चौंक गए कि इसे ये बात कैसे पता चला। चाचा जी, तुम्हें किसने कहा? सुनी, मनीष ने बताया है कि आपने हमसे बिना पूछे हमारी शादी तय कर दी है। हमें नहीं करनी शादी वादी। चाचा जी, लेकिन जब पहले हमने तुमसे पूछा था तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा था ऐसा। सुनी, तो अब कह रहे हैं हमें किसी से शादी नहीं करनी। चाची जी, ऐसा नहीं होता। 14 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी। तुम कुछ समझती भी हो या नहीं? पहले एक रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। ऐसी बातों से लड़कियों के लिए कितनी परेशानी होती है, ये जानती भी हो तुम। इतनी मुश्किलों से तो एक अच्छा रिश्ता मिला है और तुम हो कि उसे भी मना कर रही हो। सुनिए, हम शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी नाराज होने का नाटक करते हुए बोले, भाई साहब के जाने के बाद मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हारा पिता समान हूँ और जो मुझे सही लगेगा वही मैं करूँगा। सुनी नाराज सी वहाँ से चली गई। उसे ऐसे जाते देखकर शालू बोली, पापा, हमें दीदी को बता देना चाहिए ना कि उनकी शादी ऋषभ जीजू से ही हो रही है। बेचारी कितना परेशान हो रही हैं। चाचा जी, मन तो मेरा भी कर रहा है बेटा बताने का, लेकिन यह सब तो करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। बाद में जब हमारी सुनी को पता चलेगा कि उसकी शादी किससे हो रही है तो वह सब कुछ भूलकर बेहद खुश हो जाएगी। सिन्हा सर ने सभी सोल्जर्स की मीटिंग बुलाई, जिसके खत्म होने के बाद सभी बाहर आए। मंजीत काफी शांत लग रहा था। वह कभी ऋषभ को देखता तो कभी देव को तो कभी जय को, पर कुछ कह नहीं रहा था। देव, क्या बात है मंजीते, इतना शांत क्यों लग रहा है? मंजीत, कुछ नहीं। देव, बता तो। मंजीत, बस यही सोच रहा हूँ कि सभी मिशन से वापस सही सलामत आ पाएंगे भी या नहीं। पता नहीं है किसका आखिरी सफर साबित होगा। कुछ वक्त तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर जय बोला, अरे यह तो बात की बात है ना, जिंदा रहे तो वापस लौटेंगे, वरना शहीद होकर अमर हो जाएंगे। आप भी ना खामखा परेशान हो रहे हैं। सभी मुस्कुरा दिए। ऋषभ सोच में डूब गया कि कहीं ये मेरा आखिरी सफर हुआ तो मेरे दिल की बात तो मेरे साथ ही चली जाएगी। क्या मैं फिर कभी सुनी से नहीं मिल पाऊंगा? सिन्हा सर जानते थे कि मिशन इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने बाहर आ सभी से कहा कि 10 मिनट है तुम लोगों के पास, अपनी फैमिली से बात कर लो, उसके बाद मिशन के लिए रवाना होना है। सभी अपनी फैमिली से बात करने लगे। मंजीत ने साहिबा को फ़ोन किया तो देव ने मौली को, वहीं ऋषभ ने राधा माँ को फ़ोन किया। जय अपने पापा को फ़ोन कर उनसे बातें करने लगा। मंजीत ने साहिबा से सबसे पहले अंश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह सो गया है।
यह सुनकर मंजीत उदास हो गया। साहिबा, आप कहो तो जगा देती हूँ उसे। मंजीत, नहीं नहीं, सोने दे उसे, कुछ दिन बाद आ ही रहा हूँ ना, तभी मिल लूँगा। तू बस इसके साथ साथ सभी का ध्यान रखना। साहिबा, हाँ आप भी ध्यान रखना, और सुनो जल्दी आना, अंश बहुत याद करता है आपको। मंजीत, हाँ जल्दी आ जाऊँगा। दूसरी तरफ राधा माँ ऋषभ को डांट रही थी। जिस भी काम के लिए जा रहे हो वहाँ अपनी रोजमर्रा की तरह की उल्टी सीधी हरकतें मत करना और सीधे यहीं आना। रोहन के साथ साथ तेरी भी शादी है। बड़े अरमान है मेरे तेरी शादी को लेकर, जो अब जाकर पूरे होंगे। ऋषभ, वो सब तो होता रहेगा, सबसे पहले आप अपनी सेहत ठीक करो। अगर मैंने आकर देखा कि आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगा। सुनी अपने कमरे में रो रही थी। चाची ने प्यार से उसको समझा बुझाकर खाना खिला दिया था। उसने तय कर लिया था कि वह यहाँ से जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आएगी, वरना चाचा चाची उसकी शादी कर देंगे। माँ से बात करने के बाद ऋषभ ने सुनी को फ़ोन किया, लेकिन चाची जी के वहाँ होने की वजह से सुनी ने कॉल कट कर दी। ऋषभ यह देख मायूस हो गया। जय के पापा उसके लिए काफ़ी इमोशनल हो गए थे। देख, तू आर्मी में जाना चाहता था इसलिए जाने दिया, लेकिन तेरी चिंता का क्या करूं जो हर वक्त मुझे रहती है। तू इस बार लौट कर आ, कुछ रिश्ते देखे हैं तेरे लिए। जय तपाक से बोल पड़ा, नहीं पापा, आप मेरे लिए कोई लड़की मत देखना। पापा, क्यों, कोई पसंद कर ली है क्या? जय, आकर बात करता हूँ आपसे। पापा यह सुनकर मुस्कुरा दिए। देव से बातें करते वक्त मौली रो पड़ी। देव, यार ये रोना धोना मत किया करो, वरना मैं अगली बार तारा को फ़ोन करूँगा। मौली, बस थोड़ा मन भारी हो गया था। देव, खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो कि मन भी भारी हो चला है तुम्हारा, थोड़ा कम खाया करो। पता चला कि घर का राशन ही खत्म हो गया मेरे घर आने तक। दोनों हंसने लगे। तारा सभी भाइयों के एक ही समय पर फ़ोन आने से सोच में पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि कबीर का भी फ़ोन आएगा। वह जल्दी से अपना फ़ोन लेकर बैठ गई और कबीर के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। मौली से बात करने के बाद देव ने तारा से बात करने को कहा। मौली अपने फ़ोन को उम्मीद भरी नज़रों से देखती तारा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तारा ने मौली की तरफ देखा तो उसने अपना फ़ोन तारा की तरफ बढ़ा दिया। यह देख तारा खुशी से चहक उठी। ओह, तो कबीर ने तुझे फ़ोन किया था और मैं पागलों की तरह यहाँ इंतज़ार कर रही थी। यह बात मौली के साथ साथ देव ने भी सुनी तो दोनों उदास हो गए। मौली, कबीर नहीं, देव है। यह सुनते ही तारा का चेहरा उतर गया। उसने मौली से फ़ोन ले कान पर लगाया। हाँ देव, कैसे हो? देव उसकी आवाज़ में उदासी भाप चुका था, इसलिए हंसने का नाटक करते हुए बोला, कबीर यहाँ नहीं है, इतना इंतज़ार किया है तो कुछ दिन और कर लो, फिर तुम्हारे कबीर को साथ ले आऊँगा, तब जी भर कर बातें कर लेना उससे। आज दोस्त से बात कर लो। तारा उदासी छुपाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर देव ने कॉल कट कर दी और वापस लौट आए दोस्तों की तरफ देखा। हो गई सबकी बात? मंजीत, हाँ। देव, तो चलो फिर। सारे दोस्त अपनी टीम के साथ आर्मी की गाड़ी में जा बैठे, जो उन्हें उनकी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाने वाली थी। कुछ ही देर में गाड़ियां चल पड़ी। सभी इस वक्त खामोश थे। सभी के मन में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे। मंजीत को अंश से बात ना होने का मलाल था, तो जय को अपने पापा की फिक्र, देव को मौली की चिंता थी जो काफ़ी परेशान थी, तो ऋषभ को अपनी तेज की। चाची के जाने के बाद सुनी ने जल्दी से ऋषभ को कॉल बैक किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनी यह देख बहुत बेचैन हो गई। उसने अब कल ही श्रीनगर जाने का फैसला किया। राधा माँ को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। आखिरकार जब उनसे रहा ना गया तो उठ खड़ी हुई और जाकर घर में ही बने मंदिर के सामने आ वह भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि उनके बच्चे जिस किसी भी काम से गए हैं उसे पूरा करना और सभी सोल्जर्स को सुरक्षित रखना। तारा, मौली और साहिबा भी बहुत परेशान थी। उनका अब न किसी काम में मन लग रहा था और न ही नींद आ रही थी। तीनों अपने डर को खुद में समेटे एक साथ शांत सी बैठी थी। आतंकी खेमे में कबीर एक और खुले आसमान के नीचे बैठा था। उसके माथे पर शिकन बता रही थी कि वह कितना परेशान है। एक ओर जहां उसे मिशन की चिंता थी, तो दूसरी ओर अपने भाइयों समेत सभी सोल्जर्स की सलामती की परवाह। वह मुस्ताक पर बराबर नजर जमाए था
लेकिन वह तो इत्मीनान से बैठा था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन घंटे भर बाद सभी सोल्जर्स एक घने जंगल के पास पहुंचे। गाड़ी को वापस भेज दिया गया। सारे सोल्जर्स अपने बैटल इक्विपमेंट्स को लेकर उस जंगल के अंदर कबीर के बनाए मैप के सहारे पूरी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते चले। उधर कबीर अंदाजा लगा रहा था कि अब तक उसके साथी जंगल में पहुंच चुके होंगे। तभी उसका ध्यान एक तरफ से होती हलचल पर गया। कुछ दूरी से आती आवाज़ें सुनकर वह सोच में पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक आतंकी जल्दी से मुश्ताक के तंबू में घुसा है। थोड़ी ही देर में उस आतंकी के साथ मुश्ताक खुश होता हुआ तंबू से बाहर निकल हलचल की तरफ चल पड़ा। उसकी नज़र कबीर पर पड़ी तो बोला, चलो तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। कबीर मुश्ताक के साथ उस ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद उनके सामने तकरीबन 20 आतंकवादी हथियार लिए खड़े थे। कबीर उन्हें देखकर दंग रह गया।